So, hello and namaste everyone. Revolutionary movement, social, cultural, regional, 1857 revolt, growth of nationalism, mass nationalism, ये सब टॉपिक्स इसी साल ऐड किए गए जो इस साल का पेपर होने वाला है। पिछली बार गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर था, उसको डिलीट कर दिया गया इंडियन हिस्ट्री से एंड ये टॉपिक्स ऐड किए गए। अब जब ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं तो सेम टॉपिक्स आपको आरबीएससी की इंडियन हिस्ट्री की बुक है क्लास 12th की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 सेम टॉपिक्स, सेम लाइंस, सब कुछ सेम गिवन है। एंड ये टोटली जो आज मैं आपको नोट्स कराने वाली हूँ ये सब उसी में से ही कॉपी पेस्ट है, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स है तो इसीलिए हमने उसी से ही नोट्स बनाए हैं। कोशिश पूरी पूरी की है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। एंड आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जीके के अंदर आपको कमांड हासिल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं आज उसकी ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, आप ज़रूर देखें। कंटिन्यूअसली जो मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ऑथेंटिक कंटेंट हो, क्वेश्चन इनमें से बने। यहाँ पर जब आप चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, वो बुक ओपन करके आप नेट पे से वो बुक देख सकते हैं, तो दो चैप्टर्स हैं बेसिकली। एक तो है कॉलोनियल इन्वेजन और एक है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 कल मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, लेकिन आज भी मैंने उसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए हैं जो कि लास्ट वाले पेजेस के अंदर आज पीडीएफ में ऐड किए हैं। पहले आज हम सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं या रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हैं वो करने वाले हैं। टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस हैं। स्टिल आपका कोई सजेशन हो, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड दीज आर 17 पेजेस। इसके बाद कुछ पेजेस और भी हैं जिसके अंदर जैसे कि वीडी सावरकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इनके बारे में भी नोट्स हैं। ये नोट्स इंग्लिश में ही हैं, लेकिन वो नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अगेन आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे और बच्चे इंग्लिश में ही सब कुछ समझ जाएंगे। हो सकता है अकाउंट्स वालों को अकाउंट्स भी हिंदी में ही पढ़ानी पड़े, इसलिए दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड करना ज़रूरी है। राजस्थान या कोई भी हम गवर्नमेंट अगर टीचिंग का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो इतना हाई लेवल इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो आपको हिंदी भी सीखनी होगी, हिंदी के वर्ड्स भी आपको सीखने होंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपका सपना है टीचर बनना, तो सिर्फ हमें सैलरी के लिए नहीं ज्वाइन करना है। मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप आगे बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, तो उनकी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे तभी वो बच्चे समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप इंग्लिश में बोल कर आ जाएंगे और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरे स्क्रीन पे रहने से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं स्क्रीन से हट भी जाऊंगी, लेकिन नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 2-3 बारी आप वीडियोस को सुन सकते हैं, घूम कर सुन सकते हैं। जैसे लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, ऑब्वियसली दे हैव बिजी शेड्यूल, स्पेशली मैरिड एंड दोज हु आर हैविंग किड्स, तो आप खाना बनाते हुए सुन सकते हैं। ठीक है, आजकल ईयरफोन सबके पास होते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी इजी टॉपिक है एंड इंडियन हिस्ट्री इसके अंदर हम पढ़ते हैं। देखिए, ये एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम की ये बुक होती है। ठीक है, ये मेरी बुक की हालत देखो ये मेरी बुक की हालत है। तो ये इंडियन हिस्ट्री की बुक है, तो ये भी मैंने पहले कोशिश किया कि मैं इसी से पढ़ाऊँ, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने और दिमाग लगाया और आरबीएससी की बुक से मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडियन रिनाइसेंस। व्हाट इज रिनाइसेंस? रिनाइसेंस का मतलब होता है कुछ भी नया करना। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस वक्त समाज में कितना कुछ चल रहा है, अब उसमें कुछ नया बदलाव लेके आना, सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिशियल सोचना, उसी को इंडियन रिनाइसेंस कहते हैं। एंड सिलेबस में लिखा भी है पर्टिकुलरली अबाउट 19th एंड 20th सेंचुरी। तो जब फर्स्ट हाफ था 18th सेंचुरी का, यानी कि 1700 से 1750 के बीच की बात चल रही है, तो कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जिसको इंडियन रिनाइसेंस कहा गया।
जैसे कि ब्रह्म समाज एंड राजा राम मोहन रॉय। एग्जैक्टली ये वही वर्ड्स हैं जो कि आपको RBSC की बुक्स के अंदर मिलेंगे। काफ़ी मेहनत की गई है PDFs में। सीरियसली में मैं पूरी जो मोस्टली रात को बैठ के ये मैं बनाती हूँ, PDFs वगैरह बनाते हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट से बनवाती हूँ, कुछ एक दो फ्रेंड से बनवाती हूँ, और फिर फाइनली लेकिन कंटेंट मैं खुद क्रिएट करती हूँ। उनसे सिर्फ पेस्टिंग वाला काम, या जैसे कि कलरफुल बनाना है, कभी कोई PDF, कभी कुछ अच्छा बनाना है, तो वो काम कराते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है PDFs बनाने में, और आप बस विश्वास करके चलें कि हाँ PDFs कंप्लीट है। स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो मुझे लगेगा कि हाँ ये भी होनी चाहिए, तो मैं आपको 31 मई से पहले पहले प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन आपको हर दिन वीडियोस जो होंगी वो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस वीडियो में कौन सी बात बता दूँ। ठीक है, तो आप डेली फॉलो करें। स्पीड अगर मेरी कम लगती है तो डबल करके देख लें, बट हाँ वीडियोस को देखें ज़रूर। बिलीव मी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियोस देखें और फिर आपको बाद में पछतावा हो कि हाँ इससे बेटर हम अपने आप पढ़ लेते। नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने ब्रह्म समाज जो था वो फाउंड किया था, एंड उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है। उन्होंने ही रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट किए कि कुछ बदलाव होना चाहिए। 1815 के अंदर उन्होंने आत्मीय समाज कैलकटा में इस्टेब्लिश किया। ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस एंड आत्मीय समाज कहाँ? कैलकटा के अंदर। राजा राम मोहन रॉय के लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो उनके कुछ बुक्स हैं, वो बुक्स आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री की बुक को ओपन करके देखेंगे ना, नेट पर अवेलेबल है, हालांकि वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर लिए हैं। एक बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये बुक राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। पर्शियन में उन्होंने लिखा है तोहफत, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, पहले मुझे रब करने दो, ये वाला, हाँ, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस। देन एक बुक है तोहफत उल मुहिद्दीन इन पर्शियन लैंग्वेज। मिरातुल अकबर तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही है। देन संवाद कौमुदी बांग्ला के अंदर लिखी गई है, एंड बंग दूत किस में लिखी गई है? हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ये बुक्स के नाम हैं, राजा राम मोहन रॉय के बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफत उल मुहिद्दीन इन पर्शियन, मिरातुल अकबर इन पर्शियन, संवाद कौमुदी बांग्ला, बंगदूत हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं प्रार्थना समाज। कल ये मैंने कुछ आपको बता भी दिए थे, लेकिन कल वाले जो नोट्स थे वो जैसे हमने नेट की मदद से बनाए थे, लेकिन आज जो नोट्स हैं वो टोटली बुक से हैं। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड की थी। देन आर्य समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी की देन है, एंड उन्होंने इसको फाउंड किया। वो कहते थे पॉलिथिज्म नहीं होना चाहिए, आप किसी एक को ही माने, सब एक ही है। एंथ्रोपोर्मोफिज्म, आइडियल वर्शिप, पूजा, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे। ब्लाइंड फेथ के खिलाफ थे। रिलीजियस रिचुअल्स के खिलाफ थे। सुपरस्टिशंस के खिलाफ थे। स्लोगन उन्होंने दिया बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। उनके जितने भी आइडियाज़ हैं वो सत्यार्थ प्रकाश बुक है उसके अंदर ये हैं। इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती जी ने ही शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। आई होप समझ में आ गया होगा। या तो आप इनको देख लें PDFs को, अदरवाइज आप चाहें तो मेरे वर्ड से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दयानंद सरस्वती बोला, उसमें आपको याद रखना है आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट, अब वो वर्ड्स लिख लें, उससे आपका क्विक भी हो जाएगा, और बाकी आप सब समझदार हैं ही कि कैसे आपको पढ़ना है। रामकृष्ण मिशन, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया, कब? 1897 के अंदर। एंड इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? गुरु रामकृष्ण परमहंस से। ठीक है, गुरु रामकृष्ण परमहंस से। एंड विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो भी गए थे अमेरिका के अंदर 1893 में, जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट किया था, और उनके वहाँ के जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा आज भी वर्ल्ड फेमस हैं। सो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा फाइंड किया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। शिकागो गए थे 1893 में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सत्य शोधक समाज किसने फाउंड किया है? ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया है। उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, सर्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। ठीक है, कौन कौन सी बुक है? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज,
सर्वजनिक सत्य, धर्म एंड गुलामगिरी। एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट हाँ हिंदी में पढ़ते थोड़ा सा अब आ गया है हिंदी, बट जब इंग्लिश के वर्ड हिंदी में आते हैं तो वही है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में, रशियन की लेडी थी हेलेना पेट्रोवनो ब्लेवेत्स्की, ठीक है, HP ब्लेवेत्स्की कल की वीडियो में नेम था, और हेनरी स्टील ऑलकॉट। तो ऑलकॉट एंड HP ब्लेवेत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड की थी न्यूयॉर्क के अंदर, कब? 1875 के अंदर। यंग बंगाल मूवमेंट विवियान डेरोजियो ने, हेनरी लुइस विवियान डेरोजियो, यही सेम वर्ड जो हैं वो आपको स्पेक्ट्रम की बुक में भी देखने को मिलते हैं। ये स्पेक्ट्रम की बुक है, मेरे ख्याल से मैंने 2022 में ली थी, 2021 की बात है, तब से ये बुक मेरे पास है। तो हेनरी लुइस विवियान डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। अकाली मूवमेंट नाम आपने सुना होगा, पंजाब के अंदर 1920 में 1921 से मेन एम ये था कि जो गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। देन पारसी रिफॉर्म मूवमेंट किसके द्वारा थी? रहमुनी मजदायसन सभा, ठीक है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रोमिनेंट एक इंस्टीट्यूशन है पारसी की। 1851 में नारोजी फुरदोंजी, दादा भाई नरोजी, SS बंगाली, इनके द्वारा ये बनाई गई थी पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। रहनुमुई मजदेसन सभा, ठीक है, हो सकता है मैं जो ये मजदेसन जो वर्ड है वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट किसके द्वारा है? गुलाम अहमद कादियानी, किसके द्वारा? गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा। और सर सैयद अहमद खान ने भी एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था मुस्लिम सोसाइटी के लिए। फिर हमने कल भी पढ़ा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड और पहले जो MAO था कि सोशल रिफॉर्म एक्ट देखें तो 1829 में सती सिस्टम खत्म हो गया था। विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आया था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, जिसके अंदर एजेस वगैरह होती हैं, 1891 में आया था। शारदा एक्ट 1929 में आया था। इन सब एक्ट्स ने विडोज की जो कंडीशंस हैं उसको सुधार के लिए काम किया, जो चाइल्ड रीमैरिज है उसके सुधार के लिए काम किया। 17 पेजेस हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट येस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो और आएंगे और आपका इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है। कोशिश करिए साथ साथ इसको याद करने की। क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो क्वेश्चंस भी आप लगाइए। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रिवॉल्ट्स जो थे वो होने लग गए और जो ट्राइबल्स हैं वो भी रिवॉल्ट्स करने लग गए, जैसे कि कोल, खासी, भूमिज एंड संथाल। ये लोग, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो संथाल जो रेजिस्टेंस है वो सिंधु ने और कान्हू ने किया। मुंडा रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लग गई, जैसे कि अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के सेंटर्स बनने शुरू हो गए। यहाँ पर जो लोग हैं वो क्रांतियाँ करने शुरू कर दी। अभिनव भारत जो है वो वीर सावरकर के द्वारा बनाई गई। इसका एम ये था कि इंडिया को हमें फ्री करना है फॉरेन रूल से, और सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को नाम दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और बुक का भी नाम दिया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। कल जो मैंने आपको बताया था वो आज रिपीट भी है और प्लस न्यू पॉइंट्स भी हैं जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1930 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर, इसके जो मेन मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? खुशीराम, परमानंद, करतार सिंह, रामचंद्र, करतार सिंह सराभा, ठीक है। तो कुछ नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि गदर पार्टी, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि ये 4 लोग जो हैं वो गदर मचाएंगे। खुशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभ एंड रामचंद्र। कुछ स्लोगन्स देखिए। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, किसने दिया है? भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम एंड दिल्ली चलो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आज़ाद हिंद फौज को लीडरशिप भी प्रोवाइड की थी। अगेन आई एम टेलिंग यू, या तो आप नोट्स को पढ़ लें या फिर आप मेरे वर्ड्स को सुन के लिख भी सकते हैं। हो सकता है वीडियो शायद आई डोंट नो कितने टाइम की बनेगी, आपको हो सकता है उसे थोड़ा सा डबल टाइम ज़रूर लग जाए लिखने में, लेकिन हाँ एक बार लिख लोगे तो रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA अक्टूबर 1924 में बना था। सचिंद्र सान्याल के एफर्ट से बना था। एम यही था कि आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। चलिए अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड नेशनलिस्ट हिस्ट्री। कॉजेज क्या थे, नेशनलिज्म क्यों लोग अपनी इंडिया के लिए मरे जा रहे थे या इंडिया के लिए कुर्बानी दिए जा रहे थे। तो बहुत सारे कारण थे। एक तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे, लूटपाट करते थे, पैसे देते नहीं थे, लेते ज़्यादा थे, काम ज़्यादा कराते थे, मीन्स एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, यानी कि ये बहुत ज़रूरी था कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे यूनिफिकेशन हो पाए। ज़रूरी था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो। प्रेस का रोल, लिटरेचर का रोल बढ़ गया था, लिखने लग गए थे बातें, और जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आ गई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि कल मैंने आपको थोड़ा सा बोला भी था कि मैं बता भी दूंगी। देन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले देखेंगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब की है, 1925 की। काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन रोकी जाती है काकोरी गांव में, जो कि लखनऊ के पास है, और जितना भी गवर्नमेंट का खजाना होता है वो लूट लिया जाता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, नाम याद होने चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफकुल्ला खां, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी। इन लोगों के नाम आपको याद रखने होंगे, पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोबारा से मैं बता देती हूँ, 9 अगस्त 1925 को काकोरी विलेज, लखनऊ के पास एक गांव है, वहाँ पे एक ट्रेन रोकी जाती है और जितना भी गवर्नमेंट का खजाना होता है उसको लूट लिया जाता है। कौन कौन शामिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। 3 लोगों के नाम आर से हैं, राम प्रसाद, रोशन, राजेंद्र, एक है अशफकुल्ला खां। कौन सी बात हो रही है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। फिर देखिए भगत सिंह, तो भगत सिंह का क्या है, 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। कब, 30 अक्टूबर को। किस वजह से, क्योंकि सॉन्डर्स लाठियां बरसाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। और बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जो हैं वो सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। गोली तो मार देते हैं लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, और शहीद इनको घोषित बाद में किया गया। हालांकि इसमें भी देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, 1 सितंबर 1942 को, कब, 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं ताकि ब्रिटिशर्स को मिलिट्री के तौर पे जवाब दिया जा सके। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगेन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने कल भी रिपीट किए थे, कल पढ़े थे, आज रिपीट कर रही हूँ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। A.O. ह्यूम इसको बनाते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले चेयरमैन होते हैं। पहली इसकी लेडी प्रेसिडेंट जो होती हैं वो कौन होती हैं, एनी बेसेंट। फाउंड किसने किया, 1885 में A.O. ह्यूम ने। पहली लेडी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। इसके अंदर मॉडरेट्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट्स भी थे, कल मैंने आपको बता दिए थे कौन मॉडरेट्स हैं कौन एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैराथन्स आपको सारी ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूँ, कुछ कल, कुछ आने वाले टाइम में। इसीलिए सिर्फ आज का वीडियो देखकर आप बाद में ये ना कहें कि इस वीडियो में ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, हर दिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज, इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्योंकि पता नहीं RBSC वाले, RPSC वाले कहाँ से पेपर बनाते हैं, कौन सी बुक से पेपर बना दें, तो कंटेंट रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए पढ़ाने में इतना टाइम नहीं लगता, पढ़ाऊंगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा, बट कंटेंट रेडी करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो किसी दिन जैसे अगर कुछ रह भी जाता है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ आप पोस्ट, टेलीग्राम चैनल, इन सब के साथ बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके से मिस ना हो। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, और फिर जो कांग्रेस थी वो भी 2 हिस्सों में टूट गई थी। कब, सूरत सेशन 1907 में। मतलब ये सूरत कोई नहीं देखना चाहता कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था। मॉडरेट्स पिटिशंस करते थे, लिखते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाते थे, जबकि रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ये कहते थे कि इनको मारो और भगाओ।
कुछ लीडर्स जो रेडिकल्स थे, लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष, यहाँ पे लिखा नहीं है, कल मैंने आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। अब देखते हैं अनुशीलन समिति। ये आरबीएससी की बुक में सिर्फ इतना ही कंटेंट है, कल जो कंटेंट था वो नेट के थ्रू था, आज जो है वो आरबीएससी के थ्रू है। अनुशीलन समिति 1907 में ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी और बाल गंगाधर तिलक के दो लिटरेरी वर्क्स भी हैं इसके अंदर। एक तो गीता रहस्य जिसके अंदर फिलोसॉफिकल कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर, और एक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, एक स्कॉलरली वर्क है आर्यंस कहाँ से आए। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि हिंदू हिंदू को वोट करेंगे एंड मुस्लिम मुस्लिम को, फर्स्ट टाइम ये आया। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आज आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी और वहाँ उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया। बट ये एक इम्पॉर्टेंट तो था बट एक कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि आज भी आप सोच के देखिए कि अगर सिर्फ हिंदू हिंदू नेता को वोट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम नेता को वोट करेंगे तो क्या ही होगा। एंड ये उस टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। चलिए, अब हमारी जो बुक है उसके अंदर गिवन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जो था वो इसलिए था कि लोग समझदार बने, सेल्फ रूल को समझे कि हमें खुद रूल करना है, हमें ब्रिटिशर्स के अंदर काम नहीं करना, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू काम करना है, हमें भी संवैधानिक रूप से काम करना आता है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट होगी। तिलक भी करेंगे और एनी बेसेंट भी करेंगी। एनी बेसेंट जो है वो मद्रास में करेंगी एंड तिलक जो है वो पुणे के अंदर करेंगे। कल मैंने ये आपको बताया था। तो एनी बेसेंट कहती हैं, एनी बेसेंट प्रेसिडेंट भी थी होम रूल लीग की एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तिलक ने स्लोगन भी दिया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कि बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक से आप ध्यान रख सकते हो कि बच्चा क्या बोलता है, बर्थ, बाल बर्थ से रिलेटेड ना, तो जन्म से ही मेरा मतलब हक है आज़ादी और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में होता है और ये साउथ अफ्रीका में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है 1914 से 1919 के बीच में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको केसरे ए हिंद की उपाधि देते हैं। अगस्त 1920 में यहाँ पर इंडिया में आके वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और खिलाफत आंदोलन को भी उसके साथ लिंक किया जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है जिसके अंदर 22 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और गांधी जी को पकड़ लिया जाता है और 6 साल के लिए जेल में डाला जाता है। खिलाफत मूवमेंट भी एक रिएक्शनरी मूवमेंट था जो कि क्योंकि उनके भी जो खलीसा थे, ये सब जो थे, उनको उनकी गद्दी छीन ली गई थी, इसलिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ऐड हुए थे। स्वराज पार्टी 1923 में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। देखो, स्वराज, राज कौन करना चाहता है? सीएम, तो सीएम चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। कब की बात है? जनवरी 1923 की। साइमन कमीशन 1928 में आता है। 7 मेंबर्स होते हैं, सभी के सभी ब्रिटिशर्स, नॉट अ सिंगल इंडियन, और कहते हैं कि हम सजेशंस लेकर आए हैं, हम सजेशंस आपको देना चाहते हैं कि आप कैसे संवैधानिक रूप से सही कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिर सॉन्डर्स वाला केस होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। कांग्रेस कन्वेंशन 1929 लाहौर में होता है जहां पे जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि हमें सेल्फ रूल ये सब नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जो सिविल डिसओबीडियंस का जो पार्ट है कि भाई हम सब मिलकर आपको नहीं फॉलो करेंगे, तो इसको लॉर्ड इरविन जो होते हैं वो इंडिया की डिमांड्स मानने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च को शुरू होंगे, 6 अप्रैल को पहुंचेंगे। कल मैंने आपको बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों वीडियोस को प्लीज़ लिंक करके चलें, क्योंकि देखिए ये सारा तो सिर्फ आरबीएससी की बुक में गिवन है। कल जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर नेट से इन्फॉर्मेशन थी, तो दोनों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 1-2 दिन थोड़े नोट्स बना लेंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी मार्च शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं 78 फॉलोअर्स के अंदर। 72 डेलीगेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे जब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। जब दांडी मार्च किया गया है तो 78 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं 1930 से 1932 तक।
फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 3 हुई थी, सिर्फ सेकेंड थे जिसके अंदर महात्मा गांधी गए थे, अदरवाइज किसी में भी नहीं गए। 1935 का एक एक्ट आता है, ये सब हो चुका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गई। और फिर 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि ठीक है, हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जैसे अभी ऑल इंडिया ही है तो इस तरीके से फेडरेशन बनाएंगे। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस जो है वो मनाती है। ये सब आरबीएससी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी यहीं से क्वेश्चंस बनाएगी। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है। कब? 9 अगस्त को। डेट थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, कि क्विट करना है तो कब क्विट करना है? 9 अगस्त को करना है ना। 9 नो क्विट, तो कुछ इस तरीके से याद करें। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है तो पैरेलल सरकारें बनती हैं, कहाँ? सतारा, बलिया एंड मिदनापुर के अंदर। गांधी जी डायलॉग बोलते हैं, एक स्लोगन देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है जिसको फ्रीडम एक्ट ऑफ 1947 भी कहा जाता है। फाइनली अगस्त 14, 1947 को, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है एंड इंडिया को काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद फ्रीडम दे दी जाती है, लेकिन पार्टीशन के साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान इंडिया से अलग हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स गिवन हैं चैप्टर के, जो कि बुक में भी गिवन है। 1815, 1825 आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया था। वेदांत कॉलेज 1828 में, 1829 में ब्रह्म समाज, कभी कभी इसको सीक्वेंस में भी लगाना आ सकता है, तो सबसे पहले AVB, ऐसे आप याद रखें, AVB, पहले आत्मीय सभा है, फिर वेदांत कॉलेज है, फिर ब्रह्म समाज है। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय आई थिंक पिछली बार तो देखो अलग से भी थे सिलेबस के अंदर, अभी मैं थोड़ा और उसको देख लूँगी। 1824 में सती सिस्टम एबॉलिश हुआ था, खासी टाइप रिवॉल्ट जो था वो भी खत्म हुआ था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। 1825 में भीलों ने रिवॉल्ट किया था, तो ये ध्यान रखना है। 1875 में आर्य समाज इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई के अंदर। एक बार पेपर के अंदर इसकी डेट भी पूछी गई थी, जहाँ तक मुझे याद है। इसकी डेट मैं आज नोट करके फिर आपको कल बताती हूँ। ईयर तो था ही था, लेकिन डेट भी थी, आर्य समाज किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ। 1863 बर्थ आप बेशक से रहने दे सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, लेकिन हाँ 1893 में 30 साल बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं और वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को, यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स को अटेंड करते हैं और वहाँ पे भाषण भी देते हैं। 1897 दिस ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया जाता है। 1875 जैसे 1875 के अंदर आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई, सिमिलरली 1875 में ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब? 1875 के अंदर। 1856 में विडोरी मैरिज एक्ट आया था, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया था, 1856 में संथाल रिबेलियन जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया जा रहा था उसको ख़त्म किया गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है, 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है, 1904 में अभिनव भारत वी.डी. सावरकर द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म होता है और 1906 में ही मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है। 1908 में नागपुर तेनकवी एक्ट पास किया गया था। 1909 में कॉलोनियल विली का मर्डर किया जाता है एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। 1912 में हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब डाला जाता है, लेकिन उनको कुछ होता नहीं है। 1913 में गदर पार्टी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि गदर कौन 4 लोग बनाएंगे। 1914 में कोमागाटू मारू इंसिडेंट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। 1915 में सिंगापुर रिबेलियन होता है, लाहौर का आर्म्ड रिवॉल्ट होता है और इंडिया की टेम्पोरेरी सरकार भी बनती है काबुल के अंदर। 1915 की बात चल रही है। 1916 सबको पता है, होम रूल लीग मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट होता है। 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, 19 में जलियांवाला बाग मैसेक्रे, 1920 में नॉन कॉपरेशन, 22 में चौरी चौरा, 23 में स्वराज पार्टी, 28 में साइमन कमीशन, 29 में लाहौर के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते हैं।
1930 में फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, लेकिन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और 32 में जब कुछ भी नतीजा नहीं निकलता तो गांधी जी दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, कम्युनल अवार्ड्स दे दिए जाते हैं, पूना पैक्ट होता है बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी के बीच में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, 1939 में मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, 1940 में अगस्त प्रोपोजल आता है जहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट करने की बात कही जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन जो कि फेल्ड हो जाता है एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 1943 में पाकिस्तान प्रपोजल टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे। 1945 में वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस आता है। देखिए, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं कि अगर हम हर एक चीज़ को डिस्कस करने लगे, वेवल प्लान को, शिमला कॉन्फ्रेंस को, तो ये पूरी आधी बुक है जो कि कवर करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी जो है वो आरबीएससी की बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ डिटेल में ये पढ़ सकते हैं हम। वेवल प्लान क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है, कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन आया था, बहुत कुछ है पढ़ने को। बट अगेन जो जो मुझे लगेगा कि जो बुक्स के अंदर है वो मैं आपको पढ़ाती चली जाऊँगी लेकिन इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आएगा। 1946 में नेवी रिवॉल्ट होता है, कैबिनेट कमीशन आती है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट एक्शन प्लान के बारे में कहा जाता है, अंतरिम सरकार बनती है। 1947 में एटली अनाउंस कर देते हैं, माउंटबेटन प्लान आ जाता है, भारत को एक बिना किसी मैप के एक लाइन से ऐसे ड्रॉ करके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बांट दिया जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जाता है। सो ये पूरा चैप्टर नंबर आपका 6 है। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है, इंडियन हिस्ट्री की बुक है आरबीएससी की, क्लास 12th की। रिनाइसेंस क्या होता है? रिनाइसेंस है कि आप ज्ञान ले, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज करें, आर्ट कल्चर साइंस है यूरोप के अंदर, उसको समझें, है ना। रिनाइसेंस मीन्स टू डू समथिंग न्यू, लेकिन जो है आपके पास ऑलरेडी है उसको बस दोबारा से जन्म देने की, दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ये हमें पता है कि इंडिया के अंदर साइंस जो थी वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। सती सिस्टम क्या होता था कि जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उनके साथ जलना पड़ता था। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है कि आप कुछ भी किसी को मारेंगे नहीं, आप जो है सच बोलेंगे, और महात्मा गांधी ने इसको दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम आपका साथ नहीं देंगे 1920 से 1922, चाहे आपके स्कूल्स हो, चाहे आपके कॉलेजेस हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूशंस हो। ये मैंने आपको कराई दिया। हाँ, इसके अंदर कुछ और भी है। रिनाइसेंस आपको बता दिया मैंने क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्टेटेड आर्ट, साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस। तोहफत उल मुहिद्दीन क्या है? एक पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। शुद्धि मूवमेंट क्या है? ये आर्य समाज ने स्टार्ट की थी, और आर्य समाज ये कहती थी कि जो कन्वर्टेड हिंदूज हैं उनको प्योरीफाई किया जाएगा एंड दोबारा से उनको अपने रिलीजन में लाया जाएगा। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर ऑर्गेनाइज की थी। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बिरसा मुंडा इज द फादर ऑफ मुंडा रेबेलियन। अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा एक रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन था जो कि इंडिया को फॉरेन पावर से सेपरेट करना चाहता था। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, वंदे मातरम। दादा भाई नौरोजी मॉडरेट लीडर थे, ही इज़ नॉट एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कल मैंने आपको बताया था कि जो थोड़े थोड़े बुजुर्ग से हैं, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, तो ये मॉडरेट लीडर्स हैं। इनको पितामह कहा जाता है इंडिया का। लिबरलिस्ट में गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी उनके साथ ही हैं। एंड ये लिबरलिस्ट पीरियड है। मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। लाल बाल पाल सबको पता है, अनुशीलन समिति बंगाल की थी जो कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। होम रूल मूवमेंट एक पब्लिकली मूवमेंट था जो कि स्टार्ट किया गया था। होम रूल लीग तिलक ने पुणे में, एनी बेसेंट ने एडीआर मद्रास के अंदर। केसर ए हिंद महात्मा गांधी का टाइटल था। रॉलेट एक्ट एक सिडिशियस लॉ था, ना कानून, ना दलील, ना अपील। दिल्ली पैक्ट गांधी एंड इरविन के बीच में जो 1931 में हुआ था। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफर खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि NWFP, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला जो एरिया है। पर्सनल सत्याग्रह कि आप सब एक साथ मिलकर सत्याग्रह ना करें, आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ पे भी मैं सत्याग्रह कर सकती हूँ, सो दैट इज पर्सनल सत्याग्रह। हाँ, तो ये अब आपका यहाँ पे है, ये चैप्टर 5 है। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 कराया है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको ये वाला चैप्टर कराती हूँ। सो जब आप बुक के अंदर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है कॉलोनियल इन्वेजन, एंड फिर आपका मास नेशनलिज्म स्टार्ट है।
कॉलोनियल इन्वेजन के अंदर उसमें बहुत सारा है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें 1857 की रिवॉल्ट से शुरुआत है, तो मैंने वही वाले जो नोट्स हैं वो लिए हैं या कंटेंट लिया है, उससे पहले वाला नहीं लिया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिलेट करनी ज़रूरी है, वरना फिर समझ में नहीं आता है जिन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं। तो देखिए 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के अंदर कुछ कंट्रीज़ थी जैसे कि पोर्टुगल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड। इन्होंने क्या किया, बाकी कंट्रीज़ के अंदर जा जाके, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जा जाके कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया एंड वहाँ पे अपना राज करने लगे, जिसको कॉलोनीज़ कहा जाता है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो यहाँ पे मशीन्स बन गई यूरोप के अंदर, तो इनको बहुत ज़रूरी था कि इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, तो कैपिटलिज्म बनना शुरू हो गया। इनका एक्सपेंशन धीरे धीरे से ज़्यादा होने लग गया। धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया यूरोप ने। कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ये पेपर में, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जैसे पोर्टुगल 1940-98 में वास्को ड गामा जो थे वो कैलकटा आ गए सी रूट के थ्रू। फिर 1502 में दूसरी बार आए थे, पहले एक बार आए थे लेकिन फिर दोबारा से आए थे, फिर वापस चले गए थे और यहाँ से आई थिंक 17 गुना धन जो थे वो एक्स्ट्रा कमा के लेके गए थे। फिर लगा फ़ायदा है तो दोबारा आए और फिर इन्होंने कैन्नूर, कैलिकट और कोचिन के अंदर अपने एरियाज इस्टेब्लिश किए, ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। फिर 1600 के अंदर ब्रिटेन वाले आ गए और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा। 1615 में ब्रिटेन ने अहमदाबाद बुरहानपुर, अजमेर और आगरा के अंदर AB, AAA एंड B, ठीक है, अगर याद रखना हो तो, यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए। फिर 1602 में इन्हें देखते ही देखते हॉलैंड वाले भी आ गए और यहाँ पे डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। फाइनली 1664 में फ्रेंच भी यहाँ पर आ गए और लुईस 14 के टाइम पे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया सेंटर्स सूरत के अंदर भी। अब क्या था, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही थी, यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, जिसको कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। डच और पोर्टुगीज की जो पावर थी वो इंडिया में कम होने लग गई, मीन्स ये लोग ज़्यादा रहे नहीं, हालांकि पोर्टुगीज सबसे पहले आ गए थे। ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो कंपटीशन में थे बहुत ज़्यादा। 1742 में जो फ्रेंच थे उनका एक गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उसका, ड्यूप्लेक्स। ना ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने वाला था। ये जो 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं इसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इंडिया के पॉइंट्स हैं। बोलते हैं ना कि लड़ाई किसी और की हो रही है और उनका बहाना लेकर लड़ ये रहे हैं। तो इंग्लैंड और फ्रेंच वाले लड़ रहे थे। पहली कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। क्या कह के कि एक्स ला चैपल। अब देखिए एक्स ला चैपल बहुत डिटेल में गिवन है इस बुक के अंदर, लेकिन ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई हुई 1746 से 48 के बीच में। फिर दोबारा इनके बीच में लड़ाई हुई सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 1754 के बीच में। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ और ड्यूप्लेक्स को वापस से फ्रांस बुला लिया गया। ड्यूप्लेक्स फ्रांस के हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल हैं। फिर तीसरी लड़ाई दोबारा हुई 1758 से 63 तक और यहाँ पर डिसिसिव ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए और फ्रेंच जो थे वो यहाँ से ख़त्म हो गए। क्योंकि फ्रेंच होते तो हम ब्रिटिशर्स के बारे में क्यों ही पढ़ते, फिर हम फ्रेंच के बारे में पढ़ते, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ब्रिटिश रूल, है ना। सो फ्रेंच जो थे वो हार गए थे। कारण क्या थे फ्रेंच के हारने के, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नेवल जो फ्लीट थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दे वर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन नहीं था फ्रेंच के बीच में, ड्यूप्लेक्स कुछ कहता था तो बाकी मानते नहीं थे और अगर वो जिद पे आ जाता था तो बाकी जो थे वो अपना कुछ सजेशन नहीं देते थे। ब्रिटिश जो थे वो बंगाल को जीत चुके थे एंड उस टाइम पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था, अलग अलग तो था नहीं। तो काफ़ी एरियाज ऐसा था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था। फिर ड्यूप्लेक्स को वापस से फ्रांस बुला लिया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो कुछ पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो जब मुगल एम्पायर यहाँ पर ख़त्म हुआ, जैसे कि बहादुर शाह जफर के साथ, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी पावर्स थी जो कि इंडिया में बढ़नी शुरू हो गई। जैसे कि मराठास नॉर्थ इंडिया, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी ये आए पेशवा के अंडर, लेकिन इनको बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया, अहमद शाह अब्दाली ने। ये थोड़ा सा आपको देखिए, थोड़ा सा यहाँ से कट हो गया है, प्लीज़ कॉपरेट, है ना। मराठास नॉर्थ इंडिया में आए और अहमद शाह अब्दाली के साथ इनकी लड़ाई हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके अंदर ये हारे थे। अवध के अंदर कौन थे, सादत खान थे और ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो था अवध इमर्ज हुआ था, ठीक है, अवध को मर्ज कर दिया गया था। बंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खां थे, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान हैदर अली थे। ये सब हमारा
काफ़ी जो बुक है ना उसके स्टार्टिंग वाला है, ये मुझे नहीं लगता ये आएगा पेपर में। मैसूर के अंदर हैदर अली टिपू सुल्तान थे, जाट्स थे आगरा में, एटा में, धौलपुर में, चंबल में, मथुरा में, अलीगढ़ में। पंजाब सिंह रंजीत सिंह और 12 मिसलों का इन्होंने मर्ज किया था। रोहिलखंड में थे अली मोहम्मद खां, बरेली कैपिटल थी। हाँ, सब्सिडरी अलायंस ये है, लॉर्ड वेलेस्ली ने धीरे धीरे स्टेट्स को अपने अंदर अलाई करना शुरू किया। देखिए अलाई क्या होता है, अलाई होता है जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे किसी से कुछ काम है तो मैंने उससे मतलब के लिए फ्रेंडशिप कर ली, उसको अलाई बोलते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद को 1798 में कैप्चर किया, फिर मैसूर को, फिर अवध को, फिर पेशवा को। हालांकि बुक के अंदर अगर मैं देखो स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ और स्टेट्स भी हैं, आई विल स्टिल शेयर अगर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तो। 1757 से लेके 1760 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 के अंदर, एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। 1757 से 1760 में मीर जाफर जो थे उनको एक पपेट बना दिया गया, कठपुतली की तरह वो काम कर रहे थे। नवाब तो थे बंगाल के लेकिन ये कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। फिर मीर जाफर को थोड़ा बुरा लगा तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को पैसे देने से मना कर दिया। फिर मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया और 27 सितंबर 1760 को एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वेंसीटाट, और फिर डिसाइड किया जाता है कि मीर कासिम जो होंगे उनको अपॉइंट करेंगे। डिस्प्यूट्स थे हो गए मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। अब यहाँ पे मीर कासिम को, शुजा उद दौला को जो कि अवध के हैं, एंड शाह आलम को जो कि मुगल एम्परर हैं, इन तीनों को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और धीरे धीरे जो बैटल है वो ब्रिटिशर्स को ऑल इंडिया पावर में कन्वर्ट कर देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब्सिडरी अलायंस था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, कि जिसका कोई वंश नहीं है, हायर नहीं है, तो वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते बच्चों को, और उनकी जो ज़मीन होगी, उनका जो हक होगा वो हम ले लेंगे। तो इसके लिए ज़रा थोड़े से डेट्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर बाघर 1850 में, फिर नागपुर 1854 में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, SBN या सबना साबाना कैसे याद करोगे कर लेना। इसके बाद संभलपुर 1849 में, फिर उदयपुर 1852 में, फिर तंजौर 1855 में। हाँ, ये इसी की स्टेट्स हैं, पहले वाले ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वाले 4 ही हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले क्या है, साबाना, सतारा, बगर, नागपुर, फिर संभलपुर, उदयपुर, तंजौर, फिर जैतपुर, झांसी, अवध। अवध सबसे लास्ट में है 1856 में, झांसी उससे पहले। देखो इस साइड देखो, दोनों तरफ क्या है, झांसी, जैतपुर एंड झांसी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हालांकि मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन क्योंकि अब मैंने आज RBSC की बुक की कंटेंट लिया है तो एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। सोशल कारण क्या थे, सती सिस्टम खत्म कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन आने लग गई। इकोनॉमिक की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। पॉलिटिकल कारणों की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ले के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा, रूड बिहेवियर था मुगल एम्परर का। रिलीजियस की बात करें तो ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। फिर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आ गए कि आपको दूसरी कंट्री में भी जाके अपनी सर्विस देनी होगी। पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया 1854 में, और सबसे बड़ा काउ एंड पिग का जो कार्टेजेस थे वो यूज़ करने शुरू हो गए। 10 मई 1857 को बैरकपुर के अंदर सोल्जर्स ने जो फैट ग्रीस्ड कार्टेजेस थे उनको यूज़ करने से मना कर दिया, और मंगल पांडे इनको लीड कर रहे थे, ठीक है। कल की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो पॉइंट नहीं समझ में आए। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, फिर उनको बाद में रंगून भेज दिया गया था। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल थी। 4 जून 1857 को क्रांति शुरू की गई थी। पता नहीं, आई थिंक ये इस बार आया था पेपर में, कौन से सेट में आया था। कानपुर के अंदर नाना साहेब, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के अंदर कुंवर सिंह, ये कल वाली वीडियो में नहीं थे, बिहार के कुंवर सिंह, राजस्थान के ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ, ये तो आपने सुने होंगे। रोहिलखंड के अंदर अहमदुल्ला, और मेवात के अंदर सहरुद्दीन, ठीक है। मेवात के अंदर कौन है, सहरुद्दीन, तो राजस्थान के याद होने चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर रंगा बापूजी गुप्ते, सोनाजी पंडित, गंगाराव पारगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्ड्स को आप लिख लें। कारण क्या थे, क्यों 1857 की क्रांति फेल हो गई, क्योंकि कोई भी मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, टाइम से पहले ही रिवॉल्ट हो जा रहा था, और सभी पूरा इंडिया ने भी साथ नहीं दिया।
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया, किंग्स ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट था। लीडरशिप नहीं थी, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, एजुकेटेड क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव नहीं थे, कोई क्लियर गोल्स नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, रिसोर्सेज भी नहीं थे। फिर लॉर्ड कैनिंग भी बहुत डिप्लोमेट इंसान था, वो भी सबको पटाके बोलते ना चल रहा था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? 1 नवंबर 1858 को कंपनी राज खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई। ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज इंडियन किंग्स के अकॉर्डिंग बनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दी कि इन लोगों को बांटो और रूल करो। धीरे धीरे फिर ये फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस मिलेगी ही मिलेगी। कुछ लोगों के नाम जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्ट की बात करें तो रॉबर्ट जॉन लॉरेंस ये कहते हैं कि बस एक सिपॉय म्यूटिनी थी, मियरली अ सिपॉय म्यूटिनी, लॉरेंस ये कहते हैं, ठीक है। तो लॉ के अंदर क्या बस ये लिखा है, ऐसे आप याद कर लेना। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि ये हिंदू के कंसर्न्स के लिए मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। आउटरम तो आउट ही कर दो इनको, जो मुस्लिम और हिंदू ऐसे बोल रहे हैं। जॉन ब्रूस एंड मॉरिसन ने कहा कि ये तो पब्लिक रिवॉल्ट था, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखोगे? ब्रूस एंड मॉल्स, मॉल्स कहाँ होते हैं? पब्लिक में होते हैं, ऐसे याद रख लेना। बेंजामिन डिज़रायली ने ये कहा कि ये नेशनल रिवॉल्ट था। पीजेंट रिवॉल्ट भी कहा गया। वीर सावरकर ने कहा ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद और एसबी चौधरी ने इसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा। तो तीनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वेश्वर, एसबी चौधरी ने इनको फ्रीडम स्ट्रगल कहा। फिर ये कुछ डेट्स हैं, आई थिंक इसके बाद ग्लॉसरी और होगी, नहीं बस डेट्स है, हाँ फिर 1-2 पेजेस और हैं। अगेन देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही है ना, बस कुछ भी रहे ना। 1498 में वास्को डी गामा आए थे, 1502 में दूसरी बार आए थे, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, 1602 में डच आ गए थे, 1650 में ब्रिटिशर्स ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, एक क्यूब भी मैंने आपको बताया था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई लुई 14 एंड कॉलबर्ट के अंदर। 1728 में सादत अली खां फ्रीड अवध फ्रॉम मुगल कंट्रोल। सादत, ठीक है, तो आदत है हमें वध करने की, ऐसे याद कर लेना। 1742 में ड्यूप्लेक्स जो थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने थे। 1746 to 48 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी, 49 to 54 सेकेंड हुई थी एंड 58 to 63 थर्ड हुई थी, लिखी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये सब हाँ ये लिखा है ना, 1758 to 1763 थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये सब आपको बुक के अंदर मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री की बुक है आरबीएससी की। 1761 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसके अंदर मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। 1798 में हैदराबाद को एनेक्स कर लिया गया सब्सिडरी अलायंस के अंदर। 1799 में मैसूर को, 1801 में अवध को एंड 1802 में पेशवा को। इसको याद रखना है, HMAP ऐसे याद रख लो, HMAP। हम आप कैसे याद रखोगे, याद करना है, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर पेशवा, सब्सिडरी अलायंस के अंडर, ठीक है। 98, 99, 1801, 1802। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर जैतपुर, फिर 50 में बघार, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 55 में तंजौर, 56 में अवध, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। 1760 में ट्रीटी ऑफ वेंसीटाट हुई, जिसके अंदर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। 57 में बैटल ऑफ प्लासी, रिवॉल्ट ऑफ प्लासी हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, बैरकपुर मंगल पांडे ने किया। 4 जून को ध्यान रखिएगा, 10 मई को बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे ने, और फिर 4 जून को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में। 1 नवंबर 1858 को कंपनी का राज खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। चलिए अब ये लास्ट पेज और है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और फिर आपको पढ़ाती हूँ। हाँ जी देखिए, कॉलोनियल इन्वेजन, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे, गवर्नर जनरल थे, और काफ़ी ज़्यादा इंडियन किंगडम्स को इन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल में इंक्लूड कर लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में थे, गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भी ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैलाया। गुरु गोविंद सिंह खालसा सेक्ट एंड करेज एंड डिवोशन के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड डेलहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको ध्यान रखना है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर कर रही थी कि जिसका कोई हायर नहीं है उनको इंक्लूड कर लिया जाए ब्रिटिशर्स के साथ ही। लॉर्ड कैनिंग 1857 के बाद पहले वाइसरॉय बने थे जब क्राउन ने
टुक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बेगम हजरत महल 4 जून को, है ना, 1857 में लखनऊ से रिवॉल्ट किया। नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, जिन्होंने कानपुर, ठीक है, पहले कौनपुर ऐसे भी लिखा हुआ है, उसके इंपॉर्टेंट लीडर थे। रानी लक्ष्मीबाई कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांध कर युद्ध किया था। कैसे भूल सकते हैं, देखिए एक लेडी तो नहीं भूल सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बच्चे को कैसे पाला जाता है। हालांकि मेल्स भी जानते हैं, पहले के मेल्स होते थे जिनको नहीं ज़्यादा पता होता था, लेकिन आजकल के तो मेल्स भी जो हैं वो घर में इक्वली सपोर्टिव होते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट। कुंवर सिंह बिहार से थे, एंड कुशल सिंह जो थे वो कुशल सिंह ऑफ अहुआ, ये तो पता होगी, राजस्थान के थे। बेंजामिन डिज़राइली ने इसको ग्रेट रिबेलियन कहा है। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कहा है। सो फाइनली मैंने आपको करा दिया है ये 2 पार्ट्स, दोनों कल वाला वीडियो आज वाला वीडियो मर्ज करें। ये मैंने पूरा आपको आज RBSC बुक से कराया है, कल आपको नेट से कराया था। अब कल मैं आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट लीडर्स। हालांकि मेरे पास वो लीडर्स लिखे हुए हैं हिंदी में, प्लीज़ आप हिंदी में भी वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश में तो देखते हैं, लेकिन हिंदी के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि चैनल पर हैं, तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी कुल मिला के पेपर पार करना है। चलिए, थैंक यू।